अधूरा प्यार। रश्मि कौशिक से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन कौशिक रश्मि से उतनी मोहब्बत नहीं करता था। रश्मि, माना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार चित्रा है और वो मेरे पास लौट आई है। अब मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं हमारी लव स्टोरी अधूरी नहीं रहने दूंगी। इसे पूरा होना ही होगा। हमारे जीते जी न सही तो हमारे मरने के बाद। रश्मि, ये तुम क्या कर रही हो? कौशिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही रश्मि ने ब्लेड निकालकर कौशिक के हाथों पर वार किया और उसकी नस काट दी। उसके तुरंत बाद उसने ब्लेड से अपनी खुद की नस भी काट ली। कौशिक का वार गहरा नहीं था, बस ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन रश्मि, वो तो जमीन पर कब की गिर गई थी। और कौशिक भी रश्मि के पास गिर गया। ये कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। कहानी पूना की है। कौशिक और रश्मि एक साथ कॉलेज में थे और सेकेंड ईयर से एक दूसरे को चाहने लगे थे। रश्मि कौशिक की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन रश्मि के लिए कौशिक उसका पहला प्यार था, जिसे वो मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और वही हुआ। कौशिक की पहली गर्लफ्रेंड चित्रा उसके पास फिर से लौट आई और कौशिक रश्मि को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रश्मि ने तो कौशिक के साथ जीने मरने के सपने देखे थे। उसने कौशिक और खुद को नस काटकर मारने की कोशिश की। कौशिक, कौशिक उठो, आंखें खोलो, कौशिक। कौशिक ने आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल में था। लंबे समय बाद होश में आया था। कौशिक, मैं तुम्हारी चित्रा। अरे देखो मुझे। रश्मि कैसी है? इस पर चित्रा कुछ बोलती उससे पहले ही कौशिक के घरवाले उससे मिलने के लिए आ गए। आधी रात बीत चुकी थी। कौशिक अपने बेड पर लेटा हुआ रश्मि के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसने देखा रश्मि उसके पास आ रही है। कौशिक रश्मि को देखकर खुश हो गया और बेड पर बैठ गया। सॉरी कौशिक, मैं किसी भी हालत में तुम्हें पाना चाहती थी, इसीलिए। रश्मि आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। इट्स ओके रश्मि, मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमने जो किया उसका मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा नहीं लगा तो अब भी बुरा नहीं लगना चाहिए। रश्मि, ये तुम क्या कह रही हो? रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। उसके हाथ में खून से रंगा हुआ एक ब्लेड था। ब्लेड कौशिक की तरफ बढ़ाकर रश्मि जोर जोर से हंस रही थी। रश्मि नहीं, रश्मि नहीं, प्लीज रश्मि। मेरे साथ चलो कौशिक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। नहीं रश्मि, रश्मि नहीं। कौशिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चिल्लाता रहा। कौशिक, कौशिक, संभालो खुद को, रश्मि मर चुकी है। कौशिक, रश्मि मर चुकी है। कौशिक ने आंखें खोली तो सामने रश्मि नहीं चित्रा थी। बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। रश्मि मर चुकी है कौशिक, उसका अंतिम संस्कार तक हो चुका है। डरो मत कौशिक, डरो मत, संभालो खुद को। कौशिक, तुम खुद को संभालो। कौशिक रोने लगा और चित्रा के गले लग गया। ये घटना कौशिक के साथ हर रोज हो रही थी। कौशिक के अकेलेपन का फायदा उठाकर रश्मि का भूत हर रोज ब्लेड लेकर उसके पास आ रहा था और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा। कौशिक, कौशिक, मेरे साथ चलो, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। कौशिक, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन रश्मि कुछ करती उससे पहले ही चित्रा पहुंच जाती है और फिर रश्मि का भूत गायब हो जाता है। कौशिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम है या फिर सच में मरी हुई रश्मि का कोई भूत है जो उसे मारना चाहता है। कौशिक ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर बोले, देखिए, मेडिसिन और मानसिक थकावट की वजह से आपको वहम हो रहे हैं। लेकिन कौशिक कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने चित्रा को अपने पास ही रुकने को कहा तो चित्रा बोली, मैं नहीं रुक सकती कौशिक, मुझे और भी कई काम है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले भी तो हैं यहाँ। और डोंट वरी, डिस्चार्ज के बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। काम?
ऐसे कौन से काम है जो मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? लेकिन चित्रा बिना जवाब दिए ही निकल गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और एक दिन कौशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। चित्रा ने कौशिक को कार में बिठाया और वो निकल पड़ी। कौशिक ने नोटिस किया कि कार शहर छोड़कर पहाड़ी की तरफ निकली है। चित्रा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? मारने के लिए। कौशिक इस पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही चित्रा हंसने लगी और हंसते हंसते भयानक भूतनी बन गई। कौशिक समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मेरा भूत देख रहे हो कौशिक। मैं मर चुकी हूँ। मैं भी रश्मि की तरह तुम्हें ले जाना चाहती हूँ कौशिक। तो रश्मि वो कहाँ है? तभी पिछली सीट से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ कौशिक। कौशिक ने पीछे देखा तो पीछे रश्मि का भूत बैठा हंस रहा था। उस दिन जब रश्मि तुम्हें और अपने आप को ब्लेड मार रही थी, तब मैं वहीं पीछे छिपी तुम दोनों को देख रही थी। तुम दोनों जमीन पर गिर गए। मैंने सोचा तुम दोनों मर गए। रश्मि ने तुम्हें मारकर हासिल किया। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। रश्मि से तुम्हें छीनने के लिए मैंने वही ब्लेड उठाकर अपनी भी नस काट ली। लेकिन अफसोस, रश्मि और मैं तो वहीं मर गए, लेकिन तुम मरे नहीं, सिर्फ बेहोश थे। तुम्हें हॉस्पिटल लाया गया और तुम बच गए। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन चित्रा की वजह से नाकाम रही। आखिर मुझे चित्रा के साथ एक डील करनी पड़ी। कौन सी डील? यही कि आपसी झगड़ा भुलाकर तुम्हें एक साथ मारेंगे और तुम्हारे मरने के बाद फैसला करेंगे कि किसे तुम्हारा प्यार मिलेगा और किसका प्यार मरने के बाद भी अधूरा रहेगा। ये सुनकर कौशिक के होश उड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मरना नहीं है, मत मारो मुझे मरना नहीं है, मुझे मत मारो। लेकिन कौशिक ज्यादा देर चीख नहीं पाया। पहाड़ों से गुजरती हुई कार गहरी खाई में नीचे कूद गई और कार के साथ साथ कौशिक भी खत्म हो गया। भूतनी का प्यार। राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे, तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है। तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है।
मुझे जाने दो। तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूटने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया। मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है।